नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के नए अंदाज की। दरअसल राहुल गांधी ने पुशअप चैलेंज को पूरा किया है। राहुल गांधी ने छात्र छात्राओं को दिखाया फिटनेस का दम। 9 सेकंड में 13 पुशअप लगाए राहुल गांधी ने। इसके बाद राहुल गांधी ने खुद भी एक हाथ से भी पुशअप लगाकर दिखाए। युवा छात्रा के साथ पुशअप लगाते हुए राहुल गांधी नजर आए। दरअसल कन्याकुमारी में राहुल गांधी ने युवा छात्र छात्राओं से बात की थी। केरल में भी राहुल गांधी की 6 पैक एब्स नजर आए, यानी कि फिटनेस का संदेश देते हुए राहुल गांधी नजर आए। इस दौरान बाकायदा जब उनको फिटनेस के लिए कहा गया तो छात्र छात्राओं को उन्होंने अपनी फिटनेस का दम दिखाया। सिर्फ 9 सेकंड में 13 पुशअप्स राहुल गांधी ने लगाए हैं। वो अलग अलग तस्वीरों के साथ इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। दरअसल वो एक तरीके से चुनाव अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं और इससे पहले उनकी तस्वीर सामने आई थी जहां वो लहरों के अगेंस्ट विपरीत तैरते हुए नजर आए थे। और अब उनकी तस्वीर एक वीडियो सामने आई जिसमें वो पुशअप्स लगा रहे हैं। 9 सेकंड में 13 पुशअप्स उन्होंने लगाए हैं। इसके बाद उन्होंने एक हाथ से भी पुशअप लगाकर अपनी फिटनेस को साबित किया। और इसके अलावा युवा छात्रों के साथ जिस तरीके से वो पुशअप्स लगा रहे थे, हर कोई ये देखकर रोमांचित था। कन्याकुमारी में राहुल गांधी ने युवा छात्र छात्राओं से बात की। इसके अलावा केरल में भी राहुल गांधी की 6 पैक एब्स नजर आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ही अलग से रंग में नजर आ रहे हैं। दरअसल नए रंग के अंदर प्रियंका गांधी भी नजर आ रही है। असम के गुवाहाटी में प्रियंका गांधी ने झूमर डांस किया। प्रियंका ने गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर में दर्शन किए। वहीं लखीमपुर में भी बागान मजदूरों के साथ झूमर डांस करती हुई प्रियंका गांधी नजर आई। राहुल भी तमिलनाडु में स्टूडेंट्स के साथ थिरकते हुए नजर आए। मुलागुमुदु में एक स्कूल में राहुल ने पारंपरिक नृत्य भी किया। उत्तर पूर्व में प्रियंका तो दक्षिण में राहुल गांधी कांग्रेस का मोर्चा संभाले हुए। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब G23 मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस कमजोर हो रही है। राहुल और प्रियंका लगातार कमजोर को मजबूत करने में लगे, यानी कि कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हैं। अलग अलग जिम्मेदारियां संभाल रही हैं। असम के गुवाहाटी में प्रियंका गांधी दौरा कर रही हैं। गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर में दर्शन उन्होंने किए। इसके अलावा लखीमपुर में बागान मजदूरों के साथ झूमर डांस करती हुई प्रियंका गांधी नजर आई। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो तमिलनाडु में स्कूल स्टूडेंट्स के साथ थिरकते हुए भी नजर आए, पुशअप लगाते हुए भी नजर आए, एक हाथ से पुशअप लगाते भी नजर आए, थिरकते भी नजर आए, यानी कि डांस करते भी नजर आए। इसके अलावा बात की जाए तो पारंपरिक नृत्य करते हुए राहुल गांधी नजर आए। एक स्कूल के अंदर की वो तस्वीरें थी, यानी कि कहा जा सकता है कि उत्तर पूर्व में प्रियंका तो दक्षिण में राहुल गांधी कांग्रेस का मोर्चा संभाले हुए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन की पहली डोज ली, लेकिन इसकी इनसाइड स्टोरी हम आपको बता रहे हैं। दरअसल अलसुबह सरकारी आवास से टीका लगवाने एम्स के लिए निकले पीएम मोदी। पीएम के रूट में काफिले के लिए नहीं रोका गया ट्रैफिक। पीएम मोदी की कार के बगल में ही ऑटो रिक्शा भी चलता हुआ नजर आया। मोदी ने फॉर्म भरा और टीके के बाद आधे घंटे तक निगरानी में भी रहे। इससे पहले सांसदों विधायकों को पहले टीकाकरण की उठी थी मांग, लेकिन पीएम मोदी का कहना है स्पष्ट संदेश है, कोई कतार ना तोड़े। आज पीएम मोदी ने टीका लगवाना मुनासिब समझा, क्योंकि उम्र के हिसाब से वो उस लिस्ट में शामिल होते हैं जो 60 साल से ऊपर की है। और टीका लगवाकर सभी अफवाहों को भी उन्होंने एक तरीके से विराम लगा दिया है। पूरे तरीके से उन आरोपों के जवाब दे दिए जो कहे जा रहे थे कि प्रधानमंत्री खुद टीका लगवाए। आज उन्होंने बाकायदा फॉर्म भरा, कतार में लगे और उसके बाद टीका लगवाया। भारत बायोटेक की वैक्सीन को लेकर भी अफवाहें थी। ऐसे में मोदी ने भारत बायोटेक की ही वैक्सीन लगवाकर अफवाहों को भी विराम दे दिया, यानी कि 3 तरीके की तस्वीरें आज नजर आई। पहली, प्रधानमंत्री मोदी के काफिले के साथ रोडों को खाली नहीं करवाया गया, सड़कों पर खाली नहीं करवाया गया। और एक तस्वीर ऐसी भी सामने है जब मोदी जी की काफिले में बाकायदा एक बगल में ऑटो रिक्शा भी चलता हुआ नजर आया। ये पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर, जब प्रधानमंत्री मोदी ने फॉर्म भरा और आधे घंटे तक निगरानी के अंदर भी वो रहे, वो पूरी औपचारिकताएं पूरी करते हुए नजर आए। इसके साथ उन्होंने संदेश भी दे दिया कि कोई कतार को ना तोड़े, जिसकी जब बारी आए तभी वो टीका लगवाए। इसके साथ साथ एक अफवाह थी, एक सवाल था कि प्रधानमंत्री मोदी टीका कब लगवाएंगे।
अफवाह यह थी कि भारत बायोटेक की वैक्सीन कारगर साबित नहीं हो रही है, इसको लेकर अफवाहें थी। ऐसे में मोदी ने भारत बायोटेक की ही वैक्सीन लगवाकर अफवाहों को भी विराम दे दिया और विरोधियों को जवाब भी दे दिया। वहीं कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बीजेपी से बड़ी खबर, सभी बीजेपी सांसद और मंत्री अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में टीका लगवाएंगे। लोगों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में ही टीके लगेंगे। कोई भी बीजेपी नेता निःशुल्क वैक्सीन का लाभ नहीं उठाएगा। ऐसे में बीजेपी के सारे मंत्री, सांसद, विधायक अपने पैसों से ही टीका लगवाएंगे। सभी को एक हफ्ते के भीतर अपने अपने क्षेत्रों में टीका लगवाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों का इन टीकों के प्रति भरोसा बढ़ जाए, जिससे वो जल्द सुरक्षा कवच धारण कर ले और कोरोना मुक्त भारत में योगदान भी दे। देखिए, इसको एक बड़ी पहल कहा जा सकता है। पहली पहल तो ये कि जब मंत्री अपने इलाके में जाएगा और सभी के सामने टीका लगवाएगा तो वहां एक विश्वास पैदा होगा। दूसरा, मंत्री को भी आम आदमी की तरह टीके के पैसे देने पड़ेंगे। मसलन 250 रुपए देने पड़ेंगे, 150 रुपए जो टीके की कीमत है और 100 रुपए जो उसको लगाने का चार्ज है। यानी कि 250 रुपए नेताओं को भी देने पड़ेंगे, मंत्रियों को भी देने पड़ेंगे। और सीधा सीधा संदेश यहां देने की कोशिश की जा रही है कि मंत्री भी इस कोरोना काल में आम आदमी के बराबर है। उनका नंबर जब आएगा तभी टीका लगेगा और जो आम आदमी से पैसा लिया जाएगा वो मंत्रियों से भी लिया जाएगा। इससे विश्वास बढ़ेगा। विश्वास बढ़ेगा तो वैक्सीनेशन का काम तेज होगा और फिर एक ऐसा कवच हिंदुस्तान को मिल जाएगा जिसको कोरोना भेद नहीं पाएगा। और देखिए, कोरोना मुक्त भारत क्यों जरूरी है, यह भी समझने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना ने पर्यटन उद्योग की कमर को तोड़कर रख दिया है। ट्रैवल एजेंट्स के पास बुकिंग रद्द का सिलसिला अभी भी जारी है। यूके, यूएस, फ्रांस, जर्मनी के पर्यटकों की बुकिंग रद्द हो रही है। एक साल में 60,000 से ज्यादा विदेशी पर्यटकों की बुकिंग रद्द हो गई है। हालांकि प्रदेश में अब कोरोना के केस कम हैं, लेकिन विदेशी पर्यटक 2023 तक की बुकिंग करवा चुके हैं रद्द। ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स भी अब डोमेस्टिक टूरिस्ट पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। वहीं पर्यटन विभाग ने कोरोना पर बिना जानकारी न बोलने का आग्रह भी किया है। असर पड़ रहा है और इसीलिए पूरी दुनिया ये चाहती है कि कोरोना जल्द से जल्द खत्म हो जाए ताकि देश और विश्व एक बार फिर से उसी अंदाज में आगे बढ़ता हुआ नजर आए जैसा कोरोना से पहले था। सबसे ज्यादा असर पर्यटन उद्योग पर पड़ रहा है। फिर जरा सोचिए, राजस्थान पर कितना असर पड़ रहा होगा, जिसके अर्थव्यवस्था में एक बड़ा रोल पर्यटन निभाता है। ट्रैवल एजेंट्स के पास बुकिंग लगातार रद्द हो रही है। और रद्द किसकी? विदेशों से जो मेहमान आने थे, विदेशों से जो पावने आने थे, उनकी बुकिंग रद्द हो रही है। यूके, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, यहां से पर्यटक काफी संख्या में हिंदुस्तान घूमने आने वाले थे। अंदाजा इससे लगाइए कि एक साल के अंदर ही 60,000 से ज्यादा विदेशी सैलानियों की बुकिंग रद्द हो चुकी है। प्रदेश की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, कोरोना के केस कम है, लेकिन बीते कुछ दिनों में देखा गया कि फिर से एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जयपुर में केस फिर से शुरू हो गए हैं। इन सबको देखते हुए शायद विदेशी पर्यटक 2023 तक अपनी बुकिंग को रद्द करवा चुके हैं और अब कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्या है? ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स के पास कि वो डोमेस्टिक टूरिस्ट पर ही फोकस करें, यानी कि जो देश के अंदर के सैलानी हैं उन्हीं के ऊपर वो फोकस करें। वहीं पर्यटन विभाग ने कोरोना पर बिना जानकारी के ना बोलने का आग्रह किया। नेता मोटी चमड़ी के होते हैं, मोटी सुई लगाना। कोरोना वैक्सीन लगवाने के समय पीएम मोदी ने ये चुटकी ली है। टीका लगाने के दौरान नर्स से बोले पीएम मोदी। हालांकि अल सुबह मोदी के पहुंचने से मेडिकल स्टाफ काफी नर्वस था। पुडुचेरी की नर्स पी निवेदा नहीं समझ पाई पीएम मोदी का तंज। फिर मोदी ने कहा, राजनेताओं की चमड़ी बहुत मोटी होती है, इसलिए कुछ विशेष मोटी सुई का इस्तेमाल तो नहीं करने वाली ना। वैक्सीनेशन में पीएम मोदी के खुशमिजाज व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ मेडिकल स्टाफ और उसके बाद सब सामान्य हो गए। देखिए, प्रधानमंत्री वहां पर दरअसल वैक्सीन लगवाने पहुंचे थे। अब प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर जो नर्सिंग स्टाफ था, जिन्हें वैक्सीनेशन की इस प्रक्रिया को पूरा करना था, वो नर्वस हो गए। ऐसे में प्रधानमंत्री ने सोचा कि चलिए माहौल को थोड़ा लाइट किया जाए। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि राजनेता हैं, मोटी सुई का इस्तेमाल कीजिएगा। इससे तंज को समझ नहीं पाए और इसीलिए
ये फिर कहा गया कि कुछ विशेष मोटी सुई का इस्तेमाल तो नहीं करने वाली है। वैक्सीनेशन में पीएम मोदी के इस खुश मिजाज व्यक्तित्व ने वहां के पूरे माहौल को बदल दिया और मेडिकल स्टाफ इससे काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। और अब बात करते हैं रेडकोर की। दरअसल रेडकोर की वित्तीय पुनर्द्वार प्रक्रिया दूसरे चरण के अंदर है। सेबी ने पहले चरण में 7 SPVs की INVIT की पंजीकृत की। पहले चरण में 7 SPVs का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 31 मार्च तक शुरू होगा। रेडकोर सहित 4 अन्य SPVs 30 जून तक शुरू हो सकेंगे। रेडकोर की है करीब 2699 करोड़ की देनदारी। मामला सेबी में जाने के बाद INVIT का गठन किया गया था। IL&FS पूरा करेगा। अब INVIT की कंपनियों की देनदारी कोटक महिंद्रा सहित कई अन्य बैंकों से बातचीत इसके लिए चल रही है। वहीं राजनीति का खिलाड़ी कल देगा राजनीतिक विज्ञान की परीक्षा। माननीय सदस्य सदन से निकले विद्यार्थी बनकर कल BA फाइनल की परीक्षा देंगे उदयपुर ग्रामीण विधायक हैं फूलचंद मीणा। राजनीति के खिलाड़ी लेकिन कल देंगे राजनीतिक विज्ञान की परीक्षा। कल बीजेपी की बैठक में नहीं रह पाएंगे मौजूद। 42 साल पहले पढ़ाई से छूट गया था फूलचंद मीणा का नाता। कक्षा 7 तक ही की शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन फिर पढ़ाई की तरफ उनका रुझान बढ़ा है और अब वो BA फाइनल की परीक्षा देने वाले हैं। उदयपुर के अंदर BA फाइनल की परीक्षा देंगे। उदयपुर ग्रामीण विधायक है फूलचंद मीणा और इस वजह से ये कहा जा रहा है कि राजनीति के खिलाड़ी कल राजनीतिक विज्ञान की परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। कमाल की बात यह कि बीजेपी की कल एक महत्वपूर्ण बैठक है, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। 42 साल पहले जिस पढ़ाई से उन्होंने नाता तोड़ दिया था, या कहीं कि जिस पढ़ाई से उनका नाता छूट गया था, उसे एक बार फिर से उन्होंने जोड़ लिया है। एक बार फिर से पढ़ाई के साथ रिश्ता बना लिया है। कक्षा 7 तक ही शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनकी पढ़ाई छूट गई। वहीं सदन में चर्चा में रही विधायकों की तिकड़ी। रामनिवास गावड़िया, मुकेश भाकर बैठे थे पीछे की पंक्ति में। विधायक हरीश मीणा भी उनके पास जाकर बैठ गए। इन तीनों विधायकों में चलती रही लंबी चर्चा। पूरे प्रश्नकाल के दौरान तीनों के अंदर लंबी राजनीतिक चर्चा चली, लेकिन इस दौरान बातचीत क्या कुछ हुई ये सामने नहीं आ पाया। लेकिन जिस तरीके से रामनिवास गावड़िया और मुकेश भाकर पीछे बैठे हुए थे, उनको देखते हुए हरीश मीणा भी पीछे जाकर बैठ गए और फिर आपस में लंबी चर्चा करते हुए नजर आए। ये पूरा जो घटनाक्रम चल रहा था, ये प्रश्नकाल के दौरान चल रहा था, जब तीनों नेता पीछे बैठकर लंबी राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि आखिर क्या चर्चा हुई राजेंद्र गुढ़ा और इंद्राज गुर्जर के अंदर। प्रश्नकाल के दौरान दोनों विधायक बैठकर कर रहे थे आपस में चर्चा। इंद्राज के कानों में बार बार बोल रहे थे राजेंद्र गुढ़ा। विधायक PR मीणा भी बैठे थे इन दोनों के पास, लेकिन जो कानाफूसी हो रही थी, जो कानों ही कानों में बातचीत हो रही थी, वो किस तरीके की बात थी ये सामने नहीं हो पाई। और इसीलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या चर्चा कर रहे थे राजेंद्र गुढ़ा और इंद्राज गुर्जर। प्रश्नकाल के दौरान का ये भी किस्सा है जब दोनों एक साथ बैठे थे और इंद्राज के कानों में बार बार कुछ बोल रहे थे राजेंद्र गुढ़ा। हालांकि इस दौरान विधायक PR मीणा भी इन दोनों के पास ही बैठे। और बात उस वक्त की जब मंत्री ने किया विधायक के बारे में खुलासा। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान दिखा रोचक वाकया। विधायक रामनारायण मीणा ने लगाया था प्रश्न। पिपलदा में बिना भवनों के पशु चिकित्सालय का मामला उठाया गया था। विधायक पूछ रहे थे कब तक बन जाएंगे यहां पर भवन। इस पर मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा, विधायक महोदय सदन में बताना नहीं चाहते, लेकिन मैं उनके बारे में बता देता हूं। जिस जगह वो भवन निर्माण की बात कर रहे हैं वहां उनका खुद का गांव है। मंत्री ने जल्द ही विधायक के गांव में भवन निर्माण करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही सदन में हंसी भी फूट पड़ी। और धरी रह गई एक महिला पूर्व मंत्री की तैयारी। दरअसल आज सदन में बोलने के लिए रात भर जाकर तैयारी की थी अनीता भदेल, लेकिन बीजेपी के वॉकआउट की वजह से ये पूरी तैयारी धरी की धरी रह गई। खास बात यह रही कि उनकी तैयारी पर पानी फिरा भी अजमेर की पूर्व मंत्री की वजह से। अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी के स्थगन प्रस्ताव को शामिल नहीं करने से आज विवाद हो गया। अनीता भदेल भी अजमेर दक्षिण से करती हैं विधानसभा में प्रतिनिधित्व। वैसे अजमेर की सियासत में देवनानी भदेल के बीच सियासी चतुरता
जग जाहिर है। लेकिन यहाँ तो ये कह सकते हैं कि शायद इस सियासी अदावत की वजह से ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन इसकी वजह से इतना जरूर हुआ कि पूर्व मंत्री अनीता बघेल की पूरी तैयारी धरी की धरी रह गई। रात भर जाकर उन्होंने बोलने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही बीजेपी की वॉकआउट की बात सामने आई, ये पूरी तैयारी धरी की धरी रह गई और उनकी पूरी तैयारी पर पानी किसने फेरा? अजमेर के ही पूर्व मंत्री ने, यानी कि अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी। आप जानते हैं कि अनीता बघेल अजमेर दक्षिण से नेतृत्व करती हैं, विधानसभा में प्रतिनिधित्व करती हैं। दोनों के बीच में सियासी शत्रुता जग जाहिर है, लेकिन क्या यहाँ पर ये सब कुछ शत्रुता के चलते किया गया, अदावत के चलते किया गया, ये कहना मुश्किल है। और अब बात करते हैं राजनीतिक गलियारों की गपशप। पता नहीं हर बार ऐसा क्यों कहते कुछ लोग, अरुण चतुर्वेदी को भेजा जाए सांगानेर, अशोक लाहौटी को लाया जाए सिविल लाइंस। अक्सर इस बात की भाजपाइयों में होती रहती चर्चा, जबकि हकीकत ये कि दोनों ही 2023 में नहीं चाहते कोई प्रयोग। लेकिन जब भी शहर के कुछ भाजपाई चाय पर चर्चा के लिए बैठते हैं तो अक्सर इस तरीके की चर्चाएं सामने आती है कि सांगानेर अरुण चतुर्वेदी को भेजा जाए और अशोक लाहौटी को सिविल लाइंस लाया जाए। वहीं मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र की गपशप, एक अनार 100 बीमार जैसी इस क्षेत्र के लिए 2023 की उम्मीद वाले चेहरों को लेकर गपशप शुरू है। राघव शर्मा, पुनीत कर्णावत, जितेंद्र श्रीमाली, डॉक्टर SS अग्रवाल एक्टिव है। वैश्य तबका मानता इसे अपनी पारंपरिक सीट, तो ब्राह्मण तबके की नई दलील है कि जब सांगानेर की परंपरागत सीट को वैश्य को दे दिया गया तो फिर मालवीय नगर में इस बार ब्राह्मण क्यों नहीं हो सकते। सांगानेर की तरह ही मालवीय नगर में भी किया जाए प्रयोग। बहरहाल कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है क्या। और अब बात करते हैं सियासी गलियारों की गपशप की। आज सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव की अपने पिता के नाम पर जीत की उम्मीद में मनोज मेघवाल, पिता के तमाम पुराने मित्र और शुभचिंतक भी जुटे साथ। फिलहाल स्वर्गीय भंवरलाल मेघवाल के रिश्तों और संबंधों का असरा है। मास्टर मेघवाल का तमाम समाजों से गहरा नाता रहा है। हालांकि राजनीति में नए मनोज की उम्मीद पूरी होगी। पिता के अंदाज की सियासत से चुनौती देगी बीजेपी को, ये सवाल हर किसी के ज़हन में। हालांकि मनोज लगातार तैयारी कर रहे हैं और उनको समर्थन भी मिल रहा है। तमाम पुराने मित्र और शुभचिंतक उनके साथ जुटे हुए। दिल्ली से कांग्रेस से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बनाई स्क्रीनिंग कमेटी। पृथ्वीराज चौहान की अध्यक्षता में बनाई गई है स्क्रीनिंग कमेटी। कमलेश्वर पटेल, दीपिका पांडे सदस्य होंगे। स्क्रीनिंग कमेटी में 6 पदें सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं। जितेंद्र सिंह, रिपुन बोरा, देवव्रत सेकिया भी पदें सदस्य हैं। वहीं अनिरुद्ध सिंह, पृथ्वीराज प्रभाकर साठी और विकास उपाध्याय पदें सदस्य बने हैं। बुलेटिन में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्व के सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले एयरपोर्ट्स का सर्वेक्षण, 20 से 50 लाख यात्री भार श्रेणी में भारत के 3 एयरपोर्ट शामिल हैं। देश का चंडीगढ़ एयरपोर्ट बना बेस्ट एयरपोर्ट। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी, श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर चुने गए टॉप एयरपोर्ट। इसी श्रेणी में इंडोनेशिया के 4 एयरपोर्ट शामिल हैं। साल 2015 और 2016 में जयपुर एयरपोर्ट रहा था बेस्ट एयरपोर्ट। हालांकि इस बार जयपुर एयरपोर्ट की रैंकिंग और रैंक में और रेटिंग में सुधार आया है। साल 2019 के 4.56 की मुकाबले इस बार बढ़कर 2020 में 4.72 रेटिंग अंक आए हैं। इस बार जयपुर एयरपोर्ट की रैंकिंग 81 से बढ़कर 73 पर पहुंच चुकी है। बीते 10 महीनों में 583 से 823 हो गए दाम। कुल 240 रुपए की वृद्धि हो चुकी है घरेलू गैस सिलेंडर में। कमर्शियल सिलेंडर पर 10 महीने में बढ़कर 584 रुपए 50 पैसे। वहीं घरेलू सिलेंडर पर केंद्र और राज्य लेते हैं 2.5% जीएसटी और एसजीएसटी। कमर्शियल सिलेंडर पर केंद्र राज्य वसूलते 9% जीएसटी और एसजीएसटी। मनमानी वृद्धि से कोरोना संकट में आम आदमी की रसोई महंगी हो चली। कोयला, लकड़ी के विकल्प शहरों में पहले से ही समाप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं।
सब्सिडी न मिलने से रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से आम आदमी की कमर टूट चुकी है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर टीएमसी से बड़ी खबर। ममता बनर्जी लेंगी उम्मीदवारों पर आखिरी फैसला। टीएमसी चुनाव समिति की बैठक में ये फैसला हुआ है। 80 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी उम्मीदवार चुनाव में नहीं उतरेगा। इस बार के चुनाव में कोई महिला चेहरे को उतारने की तैयारी है, तो टीएमसी की टिकट पर इस बार कई नए उम्मीदवार उतारे जाने की भी तैयारी है। पहले चरण में जंगल महल के 4 जिले 40 में से 30 सीटों पर मतदान है। टीएमसी के जंगल महल वापस जीतना बड़ी चुनौती है। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी और विधानसभा चुनाव में टीएमसी का जहां पर दबदबा नजर आए, तो विधानसभा के चुनाव के अंदर टीएमसी अपने दबदबे को कायम रखना चाहेगी और बीजेपी लोकसभा के परिणाम को विधानसभा में दोहराना चाहेगी। वहीं बहुत खास होगी मोदी की आगामी ढाका यात्रा। 2015 के बाद भारत बांग्लादेश के रिश्ते लगातार हो रहे प्रगाढ़। 26-27 मार्च को पीएम मोदी जाएंगे ढाका यात्रा पर। बांग्लादेश गठन के 50 साल पूरे होने के अवसर पर भव्य समारोह में प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय बैठक भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। कुछ नई परियोजनाओं का भी शिलान्यास इस दौरान किया जाएगा। बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव के वक्त बांग्लादेश दौरे पर भी मोदी रहने वाले हैं। वहीं घरेलू गैस की कीमतों में एक बार फिर से वृद्धि हो गई है। मार्च के लिए घरेलू गैस सिलेंडर पर 25 रुपए की वृद्धि की गई है। 798 के स्थान पर अब 823 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। 3 महीने में कुल 225 रुपए की वृद्धि हो चुकी है। 19 किलो के वाणिज्यिक गैस सिलेंडर का मूल्य 95 रुपए बढ़ा दिया गया है। ये सिलेंडर अब 1530 के स्थान पर 1625 रुपए में मिलेगा। आज कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे सीएम नीतीश कुमार। पटना की IGIMS अस्पताल में वैक्सीन लगवाएंगे। दोपहर 1 बजे कई मंत्रियों के साथ वैक्सीन उन्होंने लगवाई है और आज है नीतीश कुमार का जन्मदिन भी। इससे पहले कोरोना वैक्सीन पर नीतीश सरकार कर चुकी बड़ा ऐलान। बिहार में निजी अस्पतालों में भी मुफ्त लगेगा टीका। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।